हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और वो आपको बोर्ड पे दिख ही रहा है, अक्षांश और देशांतर। ठीक है। जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले वो टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, क्यों उसे पढ़ा जाना चाहिए, उसको हम लोग देखते हैं। तो सर, अक्षांश और देशांतर की बात करें तो इस टॉपिक को भी क्यों पढ़ा जाता है ये पहले जान लीजिए। सबसे पहले तो एग्जाम में यहाँ से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। विभिन्न एग्जाम में जाएंगे, अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो आपको इसके पढ़ने के बाद सॉल्व होंगे। इसके अलावा जब आप ज्योग्राफी में आगे विभिन्न टॉपिक जब पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, तो यहाँ से रिलेटेड कई शब्द आपको बार बार रिपीट होंगे जो आपको बेस का काम करेगा। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक में, तो नेक्स्ट ज्योग्राफी के जो विभिन्न टॉपिक हैं उसमें आपको जैसे अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये सब शब्द जो है बार बार आपको रिपीट होंगे। ये सारे जो शब्द हैं वो यहाँ आज आपके सब क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं अ, व्यवहारिक जीवन में इसका क्या उपयोग है। व्यवहारिक जीवन की अगर हम बात करें तो व्यवहारिक जीवन में किसी भी, जैसे हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पर बहुत सारे स्थान हैं। इन सारे स्थान को लोकेट करने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ पर कौन सा स्थान स्थित है, इसके लिए अक्षांश और देशांतर रेखा खींची गई है। जैसे वर्तमान में हम लोग जीआईएस सिस्टम देखते हैं, जीआईएस सिस्टम के अनुसार पृथ्वी पर कहीं पर कोई भी स्थान जो लोकेट है, स्थित है, उसको हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखा, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन के आधार पर हम बताते हैं कि यह स्थान कहाँ पर पृथ्वी पर स्थित है। तो ये सब जब आप ये टॉपिक क्लियर करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आते हैं हम लोग देखते हैं अक्षांश रेखा क्या होता है और देशांतर रेखा क्या होता है। अक्षांश रेखा की अगर हम बात करें तो अक्षांश रेखा पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम, ये आपको ध्यान रखना है। पहले तो पृथ्वी पर आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर डायरेक्शन कैसे होता है। पृथ्वी पर अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो पृथ्वी पर हमेशा ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, नीचे की ओर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। मतलब पृथ्वी पर जब आप देखेंगे तो हमेशा ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इस साइड पूरब और इस साइड पश्चिम होता है। तो आपको यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि वैसी रेखाएं जो पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम दिशा में खींची गई हो, वैसी रेखाएं देखिए, वैसी रेखाएं जो पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम दिशा में खींची गई हो, उन रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। यह मुख्यतः इनकी कई विशेषताएं होती है। जो अक्षांश रेखाएं हैं यह सबसे पहले वृत्तीय होती है, सर्किल होती है। सर्किल अर्थात यह इस तरह से वृत्त के रूप में आपको देखने को मिलेगा, वृत्तीय होती है, सर्किल होती है। फिर इसका जो दूसरी जो विशेषता है, ये जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं यह सभी एक दूसरे के समानांतर होता है। समानांतर का अर्थ आप लोग समझते ही होंगे। वैसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा एक समान रहती है और कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं करती है, काटती नहीं है। अर्थात जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं ये सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, ये कभी भी कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटती। नेक्स्ट विशेषता अगर हम बात करें तो यह काल्पनिक रेखाएं हैं। अर्थात जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं यह वास्तव में पृथ्वी पर नहीं होती है, इसे कल्पना करके, इमेजिन करके इन रेखाओं को बनाया गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में जो मेन जो डिफरेंस है वो आपको ध्यान रखना है। जो देशांतर रेखा है
ये जो देशांतर रेखा है ये उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती है और ये अर्धवृत्तीय होती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर अक्षांश में देख रहे थे कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं थी ये पूरब से पश्चिम दिशा में खींची जा रही थी, जबकि जो जो देशांतर रेखाएं हैं ये पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती है। जबकि जो अक्षांश रेखाएं हैं एक वृत्त के रूप में होता है, एक सर्कल के रूप में होता है, परंतु जो देशांतर रेखाएं हैं यह सर्कल के रूप में ना होकर हाफ सर्कल के रूप में होता है, जो कि ऊपर से नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पे खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से ये वृत्तीय है तो ये अर्धवृत्तीय है, ये समानांतर है, लेकिन यह जो देशांतर रेखाएं हैं ये समानांतर नहीं होती है। यह रेखाएं समानांतर नहीं होती है। इनके बीच की जो सर्वाधिक दूरी है, देशांतर रेखाओं के बीच की जो सर्वाधिक दूरी है वो आपको विषुवत रेखा के पास मिलती है। पृथ्वी का जो मध्य भाग है वहां पर सर्वाधिक मिलती है। वहां से जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर ऊपर या नीचे की ओर आप आगे बढ़ेंगे तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती चली जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब सबसे पहले तो अक्षांश रेखा हम लोगों ने देख लिया कितनी अक्षांश रेखा हैं। अब अक्षांश रेखा में कुछ जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं उसको आपको जानना जरूरी है। पृथ्वी पर कई प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो प्रमुख अक्षांश रेखा है ये इसमें सबसे पहली वैसी अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे हम लोग इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद ये जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा से आप जैसे ही ऊपर की ओर जाएंगे तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। फिर इससे जैसे ही आप ऊपर और आगे बढ़ते हैं तो जो 66.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे हम लोग आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल के रूप में जानते हैं। इससे आगे जो 90 डिग्री अक्षांश है उसे हम लोग उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी के विषुवत रेखा से दक्षिण में भी जाने पर आपको कई महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं देखने को मिलेगा। जैसे विषुवत रेखा से आप दक्षिण जाएंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से आप 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात याद रखना है, विषुवत रेखा किसे कहते हैं, कर्क रेखा किसे कहते हैं, कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, आर्कटिक वृत्त क्या होते हैं, आर्कटिक सर्कल क्या होते हैं और अंटार्कटिक सर्कल क्या होते हैं, उत्तरी ध्रुव क्या होता है और दक्षिणी ध्रुव क्या होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यहीं पर हम लोग इस बात को भी जान लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है। तो हम लोग जैसा कि फिगर से देख पा रहे हैं कि ये जो विषुवत रेखा है यह पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दे रही है। पृथ्वी का आधा भाग उत्तर की ओर और पृथ्वी का आधा भाग दक्षिण की ओर। तो पृथ्वी का आधा भाग जो उत्तर की ओर, विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जो पृथ्वी का आधा भाग है उसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानेंगे। उसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार से पृथ्वी का विषुवत रेखा से नीचे जो पृथ्वी का आधा भाग है इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध या साउथ हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। दक्षिणी गोलार्ध या साउथ हेमिस्फीयर। अब ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसको आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा जो भारत देश है यह कहाँ पर स्थित है,
तो ये तो हमारा जो भारत देश है वो उत्तरी गोलार्ध में है। इसके अलावा भारत के अलावा जो विभिन्न अन्य देश हैं, जैसे चाइना हो गया, या एशिया के कई देश हो गए, या यूरोप के कई देश हो गए, ये सभी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो अफ्रीका के बहुत सारे देश, ऑस्ट्रेलिया, ये सब दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे जो प्रमुख अक्षांश रेखा है, ये प्रमुख अक्षांश रेखा विश्व के विभिन्न देशों से होकर गुजरती है। ये जो विश्व के जो विभिन्न देशों से होकर गुजरती है, ये भी आपको वर्ल्ड मैप पे ध्यान रखना है। उसे हम लोग आगे देखेंगे, जैसे वर्ल्ड, और यहाँ पर आप ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर, पूरे विश्व के स्तर पर आप देख रहे हैं कि ये उत्तर से दक्षिण जितनी भी रेखा आपको दिख रही है, ये सभी जो रेखाएं हैं, ये उत्तर से दक्षिण खींची गई, ये सभी देशांतर रेखा है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस मैप में, जो भी ये पूरब से पश्चिम डायरेक्शन में जितनी भी रेखा आपको ये खींची गई है, ये सभी रेखाएं अक्षांश रेखा है। तो ये इस पूरे वर्ल्ड मैप पे आपको ये दिख रहा होगा कि किस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से अक्षांश और देशांतर रेखा का एक जाल बनाया गया है। और इसी जाल या वेब के सहारे, जीआईएस का प्रयोग करके पृथ्वी पर कोई स्थान कहाँ पर स्थित है वो हम बताते हैं, उसका हम लोग यूज करते हैं। तो ये जितने आपको नेट दिख रहे हैं, ये जो जाल आपको दिख रहा है अक्षांश और देशांतर रेखा का, इस पूरे विश्व पे काल्पनिक रूप से बनाया हुआ, इसका यूज करके आप पृथ्वी पर कहाँ पर कौन सा स्थान स्थित है वो आप सैटेलाइट के द्वारा आप बता सकते हैं। वर्तमान में इसका बहुत सारा यूज हो रहा है, आप देख ही रहे होंगे, बहुत सारे दूरसंचार में यूज हो रहा है, बहुत सारे जगह आपको देखने को मिलेगा, सेना में यूज हो रहा है, जीआईएस का मोबाइल में यूज हो रहा है, लोकेशन को बताने के लिए यूज हो रहा है। तो ये टेक्निकल दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है अक्षांश और देशांतर रेखा का अध्ययन, जो कि आपको आगे चलकर भू सर्वेक्षण बहुत सारे क्षेत्र में इसका यूज होता है। ये आपको ध्यान रखना, जो कि आप कभी अगर आप मेंस, बीपीएससी मेंस दे तो वहां पर इन पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं कि वर्तमान में अक्षांश और देशांतर रेखा का व्यवहारिक उपयोग या टेक्निकल उपयोग क्या क्या हो सकता है। तो ये सारे आप टेक्निकल उपयोग में मेंस में आप पॉइंट में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट। अब जैसे कि हमारा भारत देश है, अब ये हमारा भारत देश पृथ्वी पर कहाँ स्थित है, पृथ्वी पर कहाँ स्थित है, इसको बताने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखा का सहारा लिया जाता है। देखिए यहाँ पर भी हमारा जो भारत जो देश है, इसको अगर हमें बताना है कि यह पृथ्वी पर कहाँ स्थित है, तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि पृथ्वी का जो सबसे उत्तरी भाग है वहां से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, पृथ्वी के सबसे दक्षिण वाला जो भाग है वहां से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। इसी प्रकार से जो पृथ्वी का भारत का जो पूरब वाला भाग है, यहाँ पर कौन सा देशांतर रेखा गुजरती है, और भारत का जो पश्चिम वाला भाग है वहां पर कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार मैं बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है कि भारत के दक्षिणतम भाग से 8 डिग्री 4 मिनट की उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। इसी प्रकार से भारत के उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट की उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। इसी प्रकार से भारत के पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट की पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, और भारत के पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट का पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, और इसी प्रकार से भारत का विस्तार पूर्वी गोलार्ध में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। तो अक्षांश और देशांतर रेखा का उपयोग करके इस प्रकार से हमने अपने भारत देश हमारा कहाँ स्थित है इसका लोकेशन हम लोग देख लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, हम लोग यहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच जो है कई अंतर हमें देखने को मिलता है। क्या क्या अंतर देखने को मिलता है इस मैप से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि मैं वहां आपको बता रहा था कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं
वो सभी पूर्व पश्चिम डायरेक्शन में है। देखिए जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती है वो सब पूर्व पश्चिम डायरेक्शन में है, और जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं सब उत्तर से दक्षिण डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो सबसे मेन चीज इस फिगर से आपको क्लियर होगा कि जो अक्षांश रेखा है एक सर्कल के रूप में, वृत्त के रूप में, यहां पर देखिए जितना भी अक्षांश रेखा है ये सब वृत्त के रूप में, इस तरह से पृथ्वी के चारों ओर आपको सर्कल के रूप में गोल गोल दिखाई देगा। इस तरह से सर्कल के रूप में है, वृत्त के रूप में है। सबसे जो बड़ा वृत्त है उसको हम कह सकते हैं विषुवत रेखा, जो है वो सबसे बड़ा वृत्त है। और विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे या दक्षिण की ओर जाएंगे, ये जो सर्कल है ये छोटा होता चला जाएगा। तो इसी प्रकार से, लेकिन जो देशांतर रेखा है वो देशांतर रेखा हाफ सर्कल के रूप में है। ये उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होगा, दक्षिणी ध्रुव पे खत्म हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हम लोग। यहां पर देखिए आपको एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है और विषुवत रेखा है, यह विश्व में किन किन देशों से होकर गुजरता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप देखिए, देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। अब आपको यह ध्यान रखना है कि कर्क रेखा विश्व में किन किन देशों से होकर गुजरती है, विषुवत रेखा विश्व के किन किन देशों से होकर गुजरती है, और ये जो मकर रेखा है ये विश्व के किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कर्क रेखा है, ताइवान, चीन, म्यांमार, भारत, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजर, माली, मारिटोनिया, पश्चिमी सहारा, बहामास, क्यूबा, मेक्सिको, इन देशों से होकर गुजरती है। ये सारे देश आपको याद रखना है कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। इसी प्रकार से जो विषुवत रेखा है यह भी आप ध्यान रख सकते हैं कि विषुवत रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील के बाद गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया होते हुए मालदीव, इंडोनेशिया, इन सारे देशों से होकर गुजरती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जो मकर रेखा है वो आपको मकर रेखा जो है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, फिर होते हुए यहाँ पर बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर होते हुए ये ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देशों से गुजरती है। तो वर्ल्ड मैप में आपको इन सारे चीज़ों को, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ यहाँ से यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो माही नदी आप याद रखिएगा कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसी प्रकार से विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो ये कांगो गणराज्य में कांगो नदी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपको यह भी पूछा जाएगा कि जो मकर रेखा है उसे कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो ये साउथ अफ्रीका में यहाँ पे लिम्पोपो नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कर्क रेखा, मकर रेखा देख लीजिए यहाँ पर, ये जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसको हम लोग भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर भी कहते हैं, और ये जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है इसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कुल अक्षांश की संख्या कितनी है। कुल अक्षांश की संख्या की जब हम बात करेंगे तो कुल अक्षांश की जो संख्या है वो है 181। अब ये 181 कैसे है, इसको आपको समझना है कि कुल अक्षांश की संख्या कितनी है, 181। तो ये 181 कैसे आ गया, तो ये 181 आपको याद रखना है कि जो 90 अक्षांश है वो है उत्तरी गोलार्ध में, और जो 90 अक्षांश है वो है दक्षिणी गोलार्ध में, और एक जो विषुवत रेखा है, इन सब को आप जोड़ेंगे तो आएगा 181। तो टोटल जो अक्षांश की संख्या है वो है 181, 90 उत्तरी गोलार्ध का, 90 दक्षिणी गोलार्ध का, और एक खुद विषुवत रेखा। यहां पर आपको फंसाने के लिए एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, वो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कहीं कहीं पर आपको पूछा जाएगा कि कुल अक्षांश की संख्या कितनी है, तो उसका तो आंसर हो जाएगा 181, लेकिन कभी कभी ये अक्षांश की जगह अक्षांश रेखा पूछ लिया जाता है कि कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, तो वहां पर आप 2 माइनस कर देंगे तो 179। तो कुल अक्षांश रेखा जब पूछे तो कुल अक्षांश रेखा की संख्या 179 है। क्यों? क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो ऐसे अक्षांश हैं जो कि पॉइंट या बिंदु के रूप में मिलता है, यह रेखा के रूप में नहीं है। तो इसलिए जब कुल अक्षांश रेखा पूछे तो 179 और कुल अक्षांश पूछे जाए तो 181, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है वो बिंदु के रूप में मिलता है। यहां पर इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों ने देख ही लिया कि जो कर्क रेखा है किन किन देशों से गुजरती है, और किन किन देशों के साथ साथ किन किन महादेश से गुजरती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो कर्क रेखा है ये आपको नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से गुजरेगी। इसी प्रकार से जो विषुवत रेखा है वो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के देश से गुजरेगी, और जो मकर रेखा है वो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के देशों से होकर गुजरेगी। तो यहाँ पर आपको एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ऐसा महादेश है जहाँ पर कि मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों गुजरती है। तो आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका दो ऐसे महादेश हैं जहाँ पर कि आपको विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। दक्षिण अमेरिका से भी विषुवत रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है, और अफ्रीका से भी विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। इस प्रकार से फिर आप देखते हैं कर्क रेखा और विषुवत रेखा ये एशिया से और अफ्रीका से एक साथ गुजरती है। अफ्रीका में से भी कर्क रेखा और विषुवत रेखा। एक क्वेश्चन आपको ओवरऑल ध्यान रखना है कि ये तीनों जो रेखा है किस महाद्वीप से गुजरती है। तो आप देखेंगे अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा भी गुजर रही है, विषुवत रेखा भी गुजर रही है, और मकर रेखा भी गुजर रही है। यह भी एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। आगे बढ़ते हम लोग। अब हम लोगों ने देखा कि अक्षांश रेखा जो है, जितनी भी अक्षांश रेखा है यह सभी आपको डायरेक्शन, अगर हम इसका अक्षांश और देशांतर रेखा का डायरेक्शन देखें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब जब सबका डायरेक्शन देखेंगे तो जितनी भी अक्षांश रेखा है, दिख रहा है आपको, अक्षांश रेखा सभी पूर्व से पश्चिम डायरेक्शन में खींची गई है, वृत्तीय है। और जितनी भी देशांतर रेखा है ये सभी नॉर्थ से साउथ में खींची गई है, सभी
उत्तर से दक्षिण, ये उत्तरी ध्रुव हो गया ऊपर की ओर, और नीचे की ओर ये दक्षिणी ध्रुव। अब इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखा को मिलाकर देखिए किस प्रकार से हमने एक जाल बनाया। इसमें ये जो रेखाएं दिख रही है ये सभी अक्षांश रेखा है, और ये जो ऊपर से नीचे जो भी रेखाएं दिख रही है ये सभी देशांतर रेखा है। देखिए अक्षांश और देशांतर रेखा को मिलाकर किस प्रकार से जाल बनाया जाता है। ये ऊपर वाली जितनी भी है ये वृत्त टाइप का, ये सब आपको दिख रहा है अक्षांश रेखा, और ऊपर से नीचे जितनी भी खींची गई रेखा है देशांतर रेखा। अब यहाँ पर कुछ तुलनात्मक रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको ध्यान रखना है कि अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है। उसी प्रकार से अगर आपको कुल देशांतर रेखा की संख्या पूछी जाए। नेक्स्ट आते हैं, देशांतर रेखा में अब जैसे कि वहां पर हम लोग देख रहे थे कि वैसी अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे हम लोग विषुवत रेखा कह रहे थे। लेकिन अगर हमें 0 डिग्री देशांतर रेखा का निर्धारण करना हो तो किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं ये सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होकर दक्षिण ध्रुव पे खत्म हो जाती है, अर्थात ये हाफ सर्कल के रूप में, और सभी पृथ्वी को लगभग आधे भाग में काटती है। तो यहाँ पर यह निर्धारण करना मुश्किल था कि किसे हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा माने। तो विश्व के विभिन्न देश जो है मिलकर यह निर्धारित किया कि ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक स्थान से जो रेखा गुजरती है उसे हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा कहेंगे। 0 डिग्री देशांतर रेखा तो याद रखना है। वैसी देशांतर रेखा जो इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है उसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसलिए इसको हम लोग ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके ठीक अपोजिट, 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक इसके पीछे जो अपोजिट जो देशांतर रेखा है वो देशांतर रेखा को हम लोग 180 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक अपोजिट एक देशांतर रेखा खींची गई है जिसको हम लोग 180 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, और पृथ्वी पर यह एकमात्र ऐसी देशांतर रेखा है जो कि सीधी नहीं है बल्कि इसे कई स्थानों पे मोड़ा गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी देशांतर रेखा है जो कि सीधी ना होकर कई स्थानों पे मोड़ा गया है, तो वो 180 डिग्री देशांतर रेखा। और इसी 180 डिग्री देशांतर रेखा के द्वारा पृथ्वी पर तिथि का निर्धारण, डेट का निर्धारण होता है, इसलिए इसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इस रेखा को पार करने पर एक दिन का अंतर हो जाता है। आप अगर 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को आप पार करते हैं और पार करके पश्चिम की ओर आते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, और पूरब की ओर जाते हैं तो 1 डे माइनस हो जाता है। इसे आप लोग समय के निर्धारण वाले टॉपिक में और डिटेल से देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने के बाद एक दिन का अंतर हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर जैसे ही आप पूरब से पश्चिम की ओर आएंगे एक दिन बढ़ जाएगा, और या पूरब से पश्चिम से पार करके पूरब की ओर जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा। और ये होता कहाँ है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक जो अपोजिट भाग है वहाँ पर यह 180 डिग्री देशांतर रेखा देखने को मिलता। तो इस प्रकार से वहाँ पर जिस प्रकार से कई प्रकार के प्रमुख अक्षांश रेखा था,
तो यहाँ पर ये दो प्रमुख देशांतर रेखा, एक 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, और दूसरा 180 डिग्री देशांतर रेखा जिसे कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक बात आप आगे और भी ध्यान रखना है, जैसे कि वहां पर हम लोग देख रहे थे कि विषुवत रेखा से उत्तर पृथ्वी का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध कहला रहा था, और विषुवत रेखा से नीचे पृथ्वी का आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर तक के भाग को हम लोग पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे, और 0 डिग्री देशांतर रेखा से पीछे 180 डिग्री तक पूरब वाले पृथ्वी के आधे भाग को हम लोग पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। तो जिस प्रकार से वहां पर विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण हो रहा था, उसी प्रकार से यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के मध्य पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध का निर्धारण होता है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा से जो पृथ्वी का पश्चिम में जो आधा भाग होता है उसे हम लोग पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे, और इसके पूरब में जो पृथ्वी का आधा भाग होगा उसे हम लोग पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में जो भी अक्षांश रेखा था उसे हम लोग उत्तरी अक्षांश रेखा कहते थे, और दक्षिणी गोलार्ध में जो भी अक्षांश रेखा स्थित है वो दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी गोलार्ध में जो भी देशांतर रेखा स्थित है सबको हम लोग पश्चिमी देशांतर रेखा बोलेंगे, और पूर्वी गोलार्ध में जो भी देशांतर रेखा स्थित होगी उन सभी को हम लोग पूर्वी देशांतर रेखा कहेंगे। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में भी आपको ध्यान रखना है, विश्व के जितने देश हैं, जितने कंट्री हैं, यह भी किसी न किसी गोलार्ध में स्थित है, चाहे वो पूर्वी गोलार्ध में हो सकता है, पश्चिमी गोलार्ध में हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, परंतु जो अमेरिका है या दक्षिण अमेरिका के देश हैं, मैक्सिको है, ये सब पश्चिमी गोलार्ध के में स्थित देश है। ये ओवरऑल अक्षांश और देशांतर से महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि जो दो अक्षांश रेखा है, दो अक्षांश रेखा के बीच की जो पृथ्वी पर जो वास्तविक दूरी होती है वो 111.13 किलोमीटर के आसपास होती है, और ये लगभग हर एक जगह बराबर होती है। परंतु दो देशांतर रेखाओं के बीच पृथ्वी पर जो सर्वाधिक दूरी है, दो देशांतर रेखाओं के बीच पृथ्वी पर जो सर्वाधिक दूरी है वो आपको विषुवत रेखा के बीच मिलेगा, विषुवत रेखा के पास मिलेगा। ये जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा के पास दो देशांतर रेखा के बीच सर्वाधिक दूरी होगी। जैसे जैसे इस विषुवत रेखा से आप ऊपर या नीचे उत्तरी ध्रुव की ओर या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो जो दो देशांतर रेखा है इनके बीच की दूरी घटती चली जाती है, और अंततः ये ध्रुवों पर जाकर ये सभी जो देशांतर रेखाएं हैं आपस में मिल जाती है। तो इस प्रकार से तो जो अक्षांश रेखाएं थी वो सभी समानांतर रेखाएं थी, परंतु जो देशांतर रेखाएं हैं ये समानांतर रेखाएं नहीं होती है। इनके बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा के पास मिलती है। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी घटते जाती है और अंततः ये ध्रुवों पर जाकर मिल जाती है। अब कुल संख्या, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि टोटल संख्या देशांतर रेखा की कितनी है। जैसे हम लोग वहां पर देख रहे थे कि अक्षांश रेखा की कुल संख्या 181 है, 181 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर कुल देशांतर रेखा की अगर बात की जाए तो कुल देशांतर रेखा की संख्या जो है वो 360 है। ये 360 कैसे है ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो पृथ्वी जो है एक वृत्त के रूप में, और कोई भी वृत्त जो है टोटल सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो हमारा पृथ्वी भी 360 डिग्री पर है, और प्रत्येक एक एक डिग्री पर एक एक देशांतर रेखा खींची गई है। पूर्वी गोलार्ध में कुल 179 देशांतर रेखा है, और पश्चिमी गोलार्ध में भी 179 देशांतर रेखा है, और एक जो है ग्रीनविच रेखा और एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इन सबको आप जोड़ेंगे तो कुल देशांतर रेखा की संख्या 360 देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर रेखा से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था इस सब को मैंने आपको क्लियर करवाया। अब इससे रिलेटेड
आगे के विभिन्न टॉपिक में भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वहाँ पर इसको और डिटेल से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मैं इसे यहीं पर विराम देता हूँ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।